हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ही ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँ। आज की कहानी भी बहुत रोमांचक है और बिल्कुल नई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसके बदले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट कर कर मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी को मिस ना कर दें। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है नंदिनी की। नंदिनी एक पढ़ी लिखी और बिल्कुल आजकल के ज़माने की लड़की थी। नारायणपुर की रहने वाली नंदिनी ग्रेजुएशन के बाद से ही मुंबई शिफ्ट हो गई थी और वहीं से जॉब करने लगी। उसके माता पिता को उस पर पूरा विश्वास और बहुत गर्व था। नंदिनी ने मुंबई में ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी जिसमें सारा परिवार खुश था और शामिल भी था। उधर नारायणपुर में नंदिनी का पूरा खानदान रहता था। शादी के 3 साल बीतने के बाद नंदिनी माँ बनने वाली थी और अभी वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक रात अचानक ही नंदिनी को अपने गांव नारायणपुर जाने का मन होने लगा। उसने अपने पति से जिद करना शुरू कर दिया कि उसे नारायणपुर निकलना है, वो भी आज ही। नंदिनी का पति महेश वो भी जिद के आगे कुछ नहीं कर पाया और जाने के लिए रेडी होना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी नंदिनी ट्रैवल कर सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन उसको अपना ख्याल रखना होगा और बीच बीच में रेस्ट करते रहना होगा। नंदिनी और महेश ने प्लान बनाया कि वो अपनी एसयूवी कार से ही घर के लिए निकलेंगे, जिसमें नंदिनी को ज़्यादा आराम रहेगा और वो जहाँ चाहे बीच में रुककर आराम भी कर सकते हैं। सारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। अपने ऑफिस में फैमिली इमरजेंसी का छोटा सा बहाना बनाकर दोनों ने छुट्टी ले ली और घर के लिए निकल गए। तकरीबन 12 घंटे के बाद दोनों राजस्थान के उस एरिया में आ चुके थे जहां शहरीकरण खत्म हो जाता है। महेश भी राजस्थान के गांव देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इससे पहले उसने ये सब सिर्फ फिल्मों में और मैगजीन्स में देखा था। महेश इससे पहले कभी भी नंदिनी के गांव नहीं आया था, तो बस वो गूगल मैप के सहारे ही जा रहा था। जगह जगह पे रुक रुक के दोनों ने फोटो क्लिक करना और रेस्ट करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उनके ट्रिप को ये चीज़ बहुत स्लो कर रही थी, पर वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि अब वो घर के बहुत पास हैं। शाम के 7 बज चुके थे और दोनों अब मेन सड़क से हटकर काफ़ी अंदर बीहड़ में आ चुके थे। एक कच्ची सड़क जो काफ़ी टूटी फूटी सी थी, वो चली जा रही थी, जिस पे इनकी गाड़ी सरसरा कर जा रही थी। अंधेरा लगभग होने ही वाला था कि महेश ने अचानक से गाड़ी रोक दी। सामने की तरफ 2 रास्ते जाते थे, पर इन्हें ये नहीं पता था कि किस रास्ते पे जाना है, मतलब कौन सा रास्ता नारायणपुर का है। अब महेश मैप को रीसेट करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। बार बार रीसेट ट्राई करने से पहले से लोडेड मैप भी मोबाइल में से चला गया और दोनों अनजान मुसाफिर के जैसे वीराने में एक टूटी फूटी सी रोड पर खड़े थे। महेश ने नंदिनी की तरफ देखा और पूछा, बताओ यार, किधर जाना है? नंदिनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता। महेश ने तंज मारते हुए कहा, अरे तुम्हारा गांव है और तुमको ही नहीं पता है? पर नंदिनी ने कहा, मैं खुद 7 साल के बाद आ रही हूँ महेश, और मैंने कभी रास्तों पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। वो तो पापा ही लाते थे और ले जाते थे, या मेरा भाई। एक काम करो, नीचे उतर कर देखो ना, कुछ पता चले तो। महेश कार से उतरा और बाहर देखने लगा, पर वहां गाड़ी की लाइट के सिवा कुछ और नहीं था और उसे कुछ दिखा भी नहीं। दिखा तो बस 2 रास्ते। वो वापस गाड़ी के अंदर आ गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि अब अंधेरा होने लगा है और लगभग लगभग अंधेरा हो ही चुका था, तो कोई चोर या लुटेरा ना आ जाए, क्योंकि इस तरह के बीहड़ में, सुनसान इलाके में इस तरह की घटना होना बहुत सामान्य बात है। महेश ने कहा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है कि जिससे हम पूछ लें। एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट वाली रोड पर गाड़ी लेकर जाता हूँ। आगे अगर कोई दिखा तो पूछ लेंगे और अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आकर हम राइट वाली रोड पर चल देंगे। इधर नंदिनी लगातार अपने घर पर फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर मोबाइल नेटवर्क ना होने से बात नहीं हो पा रही थी और उसने भी महेश को बात कर मतलब हाँ में सर हिला के इशारा कर दिया कि ठीक है, जैसा तुम कहो। महेश ने लेफ्ट वाली रोड पर गाड़ी को लेके चलना शुरू कर दिया। यहाँ महेश ने सामने झाड़ियों में छिपा एक बोर्ड ध्यान नहीं दिया था।
जिसपे शायद गांव वालों ने ही लगाया हुआ होगा, पर वो बोर्ड झाड़ियों में छिपा था और काफी छोटा सा बोर्ड था, जिसपे आधे मीटे हुए शब्दों में लिखा था नारायणपुर, और दाएं साइड का एरो बना हुआ था, और भैरवपुर जिसपे लेफ्ट साइड का एरो बना था, और उस एरो मार्क को किसी ने दूसरे पेंट से कट किया हुआ था। मतलब ये एक संदेश था या एक संकेत था कि इस रोड पर नहीं जाना है। अब महेश और नंदिनी दोनों भैरवपुर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तकरीबन 4 किलोमीटर जाने के बाद इक्के दुक्के घर दिखना शुरू हो गया, पर इंसान कोई नहीं। और अंदर जाने पे कुछ और घर दिखे, पर ऐसा लग रहा था जैसे सारे ही घर खंडहर हों, और इंसानों का तो नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे अंधेरा पूरी तरीके से हावी हो चुका था। हाथ को हाथ ना दिखे इस तरीके का अंधेरा था। सिर्फ गाड़ी की लाइट में दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। दोनों ने आगे थोड़ी दूर और जाकर गाड़ी रोक दिया। तब तक 8:30 बज चुके थे। गांव में ना ही लाइट थी और ना ही किसी तरह की हलचल। नंदिनी ने कहा, ये मेरा गांव नहीं है, लगता है महेश हम गलत रोड पर आ गए हैं। तभी गाड़ी की लाइट में उन्हें सड़क पे एक बहुत बुजुर्ग जाता हुआ दिखा। महेश गाड़ी लेके उनके पास गया और थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोक दी। महेश ने गाड़ी का शीशा नीचे करके पूछा, बाबा, बाबा सुनो तो, ओ बाबा। वो बाबा पास आए। उन्हें देख के एक बार को दोनों डर गए। उस बूढ़े आदमी की शक्ल ऐसी थी जैसे वो कब का मर चुका हो और बस एक जिंदा लाश की तरह टहल रहा है। चेहरा सिर्फ झुर्रियों से भरा हुआ, शरीर ऐसा जैसे हड्डियों पे सिर्फ चमड़ी हो। उस बूढ़े बाबा ने कहा, कौन हो? महेश ने कहा, बाबा ये नारायणपुर का रास्ता है क्या? बाबा ने नाम में सर हिलाया। बाबा इससे पहले कुछ कहते कि नंदिनी ने कहा, महेश मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है महेश। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तेरी लुगाई पेट से है, भाग जा, भाग जा यहाँ से। महेश ने कहा, अच्छा 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 ठीक है, पर ये तो बता दो यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? बूढ़े आदमी ने नाम में सर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। महेश को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने फिर से अपनी कार स्टार्ट की और उसके बगल में लाके रोक दिया और कहा, बाबा हम यहाँ से चले जाएंगे, पर ये तो बता दो कि नारायणपुर का रास्ता किधर है? ये नारायणपुर की तरफ ही जाता है क्या? पर वो बूढ़ा आदमी बस वहां से दूर जाता रहा। फिर रुका और वापस इनके पास आया और बोला, सुन मेरी बात, मुझे नहीं पता कि तू कौन से गांव को जाना चाहता है। मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं गया, पर जिस रास्ते आया है बस वापस भाग जा, भाग जा, इससे पहले उसकी नज़र तेरी बीबी पर पड़े। तू बस यहाँ से भाग जितनी जल्दी हो सके। इधर नंदिनी का दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था और अब उसे गाड़ी में बैठना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने महेश को हाथ मारते हुए कहा, चलो ना महेश, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है महेश। महेश ने तुरंत गाड़ी घुमाई और वापस जाने लगा। गाड़ी अभी 2 मिनट भी नहीं चली होगी कि एक अजीब से आवाज़ के साथ रुक गई। महेश ने उतर कर देखा तो चारों पहिए एक साथ पंचर हो गए थे। ऐसे ये बहुत अजीब था, कभी भी सारे पहिए किसी भी गाड़ी में एक साथ पंचर नहीं होते हैं। मतलब ये रेयर है, एक होता दो होता, बट सारे पहिए। महेश का तो सर ही घूम गया। गांव में बिल्कुल से सन्नाटा था और कोप अंधेरा था, और अब वो बुजुर्ग भी वहां नहीं था। नन्ही को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऐसे उसके बैग में एक दर्द की दवा तो थी, पर वो बिना डॉक्टर से पूछे वो दवा नहीं खाना चाहती थी। उसे डर था कि ये दवा उसके बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। नंदिनी ने फिर से फोन पे अपने डॉक्टर को बात करना चाहा, पर यहाँ नेटवर्क का नामो निशान नहीं था, जिससे वो अपने डॉक्टर से भी बात नहीं कर पा रही थी। महेश इधर उधर फिर भी मदद के लिए किसी को खोजता रहा, पर कोई भी वहां पे अवेलेबल नहीं था जिससे महेश कोई मदद मांग सके। कि तभी नंदिनी की नज़र सड़क के सामने खड़ी एक औरत पे गई। वो औरत बहुत दूर खड़ी थी, पर गाड़ी की लाइट में दिख रही थी। वो औरत थोड़ी देर के बाद वहां से चलते हुए बगल की एक गली में चली गई। नंदिनी ने तुरंत महेश को बुलाया और कहा, महेश मैंने अभी एक औरत को वहां पर देखा है, वो उधर गली में गई है, शायद कोई हेल्प मिल जाए, चलो ना। महेश ने कहा, तुम श्योर हो तुमने किसी को देखा है? तो नंदिनी ने बोला, हाँ मैंने अभी एक औरत को देखा, वो बस बाएं हाथ में गई है। महेश बोला, ओके तुम बाहर आओ, मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ। नंदिनी दर्द में थी, पर चलते हुए उसी तरफ जाने लगी। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर रखा था। जैसे ही वो दोनों उस मोड़ पर पहुंचे, उन्हें एक तंग गली के दूसरे कोने पे फिर वही औरत दिखी, पर इस बार वो पहले से काफी साफ दिख रही थी। उसने एक पुरानी और गंदी सी साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और बिखरे हुए से लग रहे थे। चेहरा साड़ी के
पल्ले की आड़ में ढका हुआ था। नंदिनी फिर से उसके तरफ जाने लगी कि महेश ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा, ऐसे किसी अनजान के पीछे जाना ठीक तो होगा ना, हम वापस चलें क्या? बट नंदिनी ने कहा, देखो, मैं अगर मेडिसिन खा भी लूँ ना तो मैं अब और नहीं चल सकती। मुझे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और जब तक कार ठीक नहीं हो जाती हम जाएंगे भी कहाँ? और क्या पता उधर कोई घर मिल जाए, कोई हेल्प भी मिल जाए। अब बाकी तुम तो हो ना मेरे साथ। तभी उन दोनों को कहीं दूर किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई, जैसे उसे प्रसव हो रहा हो, मतलब उसकी डिलीवरी हो रही हो। नंदिनी ने कहा, देखा, गांव में और भी लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत की डिलीवरी हो रही है। तभी यही आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग दिशा से आने लगी। उन्हें अजीब तो लगा, पर साथ ही डर भी, क्योंकि ये चिल्लाना नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की जान जा रही हो, जैसे किसी का शरीर फट रहा हो। उस चीख से नंदिनी की रूह कांप गई और महेश के रोंगटे खड़े हो गए। अब महेश नंदिनी का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगा। जैसे ही वो दोनों गली के अंत में पहुंचे तो देखा, अब वो औरत थोड़ी दूर पे एक घर के सामने खड़ी थी। उस घर से लालटेन के जलने की रोशनी भी आ रही थी। वो औरत उस घर में घुस गई। अब महेश और नंदिनी भी वहां गए और उस घर के सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को थोड़ी उम्मीद भरी नजर से देखे, क्योंकि उन्हें अब वहां पे एक रोशनी का सोर्स दिख रहा था, और घर के अंदर जाने लगे। एक पुराना जमाने का दरवाजा था जो पहले से ही खुला हुआ था, और किसी पुरानी साड़ी से बना हुआ पर्दा दरवाजे पे लटक रहा था। घर भी मिट्टी से ही बना हुआ था जिसपे खपड़ेल लगी हुई थी। जब वो अंदर गए तो वो एक कमरे का घर था, मतलब सिर्फ वो एक ही कमरा था जहाँ एक लालटेन जल रहा था। पर पर अब वहां कोई औरत नहीं थी। दोनों थोड़ा सहम गए कि आखिर वो औरत गई कहाँ। अब दोनों को डर से चेहरा लाल होने लगा और महेश नंदिनी का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। महेश ने कहा, नंदिनी, मैं बोल रहा था कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल की औरत थी। मैंने मैंने ऐसे छलाओं के बारे में काफ़ी कुछ सुना है जो इस तरह के गांव गलियों में भटकते रहते हैं। और तुमको यहाँ कोई और इंसान दिख रहा है क्या? मुझे तो हर चीज़ बहुत अजीब लग रही है। महेश नंदिनी का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने के लिए वहां से हुआ कि उन्हें गली के दूसरे छोर पर वही औरत वापस खड़ी दिखी, मतलब जहां से वो आए थे और जहां से जाने का एकमात्र वो रास्ता था। महेश सहम गया और उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो औरत थोड़ी देर पहले इस घर के अंदर गई थी और अब वो गली के आखिरी छोर पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था वो इन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती है। कि तभी नंदिनी को भयानक दर्द होने लगा और महेश को ना चाहते हुए भी उसे वापस घर के अंदर ले जाना पड़ा। नंदिनी ने आखिर में अपने बैग से निकालकर एक पेन किलर खा लिया। प्रेगनेंसी में वो डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा नहीं खाना चाहती थी। साथ ही पेट में इतना दर्द था कि अब दोनों डर चुके थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कमरे में मिट्टी का फर्श पे एक जूट का बोरा बिछा हुआ था। महेश ने नंदिनी को वहीं पे लिटा दिया और उसको आराम करने के लिए कहा। साथ ही उसके पास बैठ गया। जैसे ही नंदिनी को थोड़ा आराम हुआ उसकी आंख लग गई। महेश भी उसको उठाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उस कमरे के बाहर एक ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई जमीन पे लाठी से ठोक रहा हो। महेश उठा और नंदिनी की भी आंख खुल गई। महेश डरते हुए बाहर जाकर देखा तो वहां पे वही बाबा थे। बाबा बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस छलावे के चक्कर में आ गए। निकल जाओ यहाँ से, अभी भी मौका है, भाग जाओ। पर महेश नंदिनी की हालत देखने के बाद वहां थोड़ी देर और रुकना चाहता था। उसने कहा, बाबा, हम भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर यहाँ आने के बाद नंदिनी की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। अभी उसने जब दवा खाई है तो उसे थोड़ा आराम हुआ है। उसे थोड़ा देर का रेस्ट और चाहिए। हम सुबह होने पे ही यहाँ से चले जाएंगे। बाबा बोले, मरना चाहता है क्या? जाना यहाँ से। बाबा इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पर महेश बोला, बाबा, थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, इसकी हालत तो देखो। बाबा बोले, तू समझ नहीं रहा बेटा, और वहीं घर के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहरा दे रहे हों। महेश ने नंदिनी को हाथ से वापस लेट जाने का इशारा किया और बाबा के पास आके बैठ गया। महेश ने कहा, बाबा, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ की कहानी? इस गांव में कोई भी नहीं रहता, पूरा गांव वीरान है। मैं नहीं चाहता यहाँ जो भी कुछ है नंदिनी को उसके बारे में पता चले और वो डरे, पर आप मुझे बताइए ना। बाबा ने कहा, बेटा, इस गांव की कहानी कई 100 साल पुरानी है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, एक मैं हूँ जो बस यहाँ भटक रहा हूँ। महेश ने कहा, आप कहाँ रहते हो? बाबा ने कहा, बस इन्हीं गलियों में। बाबा ने आगे कहा, इस गांव का नाम है भैरवपुर।
और ये बात आज से कई सौ साल पुरानी है। एक समय में ये गांव जंगलों से घिरा हुआ होता था। तब लोग रात होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि जब अंधेरा छाता था तब वो निकलती थी। महेश ने बोला, कौन बाबा, कौन निकलता था? बाबा ने कहा, ऐसे तो उसका नाम नहीं लिया जाता बेटा, पर मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका नाम था काली यक्षिणी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी जमाने में एक साध्वी स्त्री थी, जिसे एक तांत्रिक ने छल से मारकर उसकी आत्मा को यक्षिणी बना दिया। अब वह नर कंकालों से सजे पीपल के पेड़ के नीचे रहती थी और अकेले आने जाने लोगों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ था। गांव की एक औरत माया, जो गर्भवती थी, अचानक रात में उठी और बेहोशी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके पति और उसके बेटे ने जब उसे रोकना चाहा तो उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली, मुझे जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रही है। और उसने उन्हें एक झटके से धक्का दे दिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह गांव के कुछ बहादुर लोग और उसका पति माया को ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश किए। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा में गंधक की एक दुर्गंध फैल गई। वो बदबू बहुत ज्यादा गंदी थी। वो कहते हैं कि उसकी गंध सही नहीं जा रही थी। जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा माया पेड़ के नीचे खड़ी थी और वो उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। लेकिन अब वो माया नहीं लग रही थी। मानो कुछ महीने का गर्भ एक ही रात में फूल गया हो। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो हंस रही थी और एक ऐसी हंसी जैसा लग रहा था जिसमें हजारों आत्माओं का चीखना छुपा हुआ हो। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। उसके होठ काले पड़ चुके थे। तभी माया ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब आ गए? और तभी उसका अचानक से पेट हिला और अंदर से किसी नाखून के खरोचने की आवाज आई। गांव वाले डर से स्तब्ध रह गए थे। माया ने अपने ही हाथों से अपना पेट फाड़ना शुरू कर दिया। खून की धाराएं बहने निकली, जिनमें कोई मानव शिशु नहीं था, बल्कि एक काला दुर्गंध युक्त प्रेत निकला। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी। उसके मुंह से लंबी नुकीली जीभ निकली हुई थी। वो हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जिसमें सैकड़ों लोगों की चीख मिली हुई हो। और वो प्रेत हवा में कहीं गायब हो गया। माया का शरीर सूखकर काला पड़ गया और वो धीरे धीरे यक्षिणी में बदल गई। उसने गांव वालों की तरफ देखा और चीख कर बोली, अब तुम सबके गर्भ मेरे हैं। उसी रात से गांव की हर गर्भवती स्त्री का पेट एक ही रात में बढ़ने लगा। कहते हैं कि जब वे फटते तो उनसे छोटे छोटे नर राक्षस जन्म लेते थे और वो भी हवा में गायब हो जाते। एक ही रात में सारे गांव में मातम फैल गया। एक दो सालों में कोई भी औरत गर्भवती होती तो उसका भी वही हाल होता। धीरे धीरे सब लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। आज भी भैरवपुर में रात में गर्भवती औरतों की चीख सुनाई देती है। अगर कोई गलती से वहां जाए तो उस पीपल पेड़ के नीचे एक काली यक्षिणी अपने बढ़ते हुए पेट को सहलाती हुई मिलती है और पूछती है, तुम भी माँ बनोगी? और फिर वो अपने पास आने वाले हर इंसान को खत्म कर देती है। तभी एक बार फिर गांव में किसी औरत के चीखने की आवाज आई। बाबा ने महेश को देखते हुए कहा, सुना, ये वही आवाज है जो सालों से यहाँ गूंज रही है। ये उन्हीं मासूम औरतों की आत्माओं की चीख है। आज इस बात को लगभग 300 साल हो गए हैं, पर आज भी सब कल की ही बात लगती है। महेश बोला, बाबा अब करना क्या है? बाबा बोले, बस एक ही रास्ता है, कैसे भी हो तुम यहाँ से चले जाओ। महेश बोला, बाबा बस थोड़ी देर और, उसके बाद मैं नंदिनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, भले मुझे पंचर टायर से ही गाड़ी चलानी पड़े। बाबा ने मुस्कुराहट दिया और कहा, काश वो हो जो तुम कह रहे हो। अब रात के 1:30 बज रहे थे। सब शांत हो चुका था। थकान से महेश की भी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक एक झटके से महेश की आंख खुली। अब लालटेन लगभग लगभग बुझने वाला था। उसने देखा तो अब बाबा वहां नहीं थे। वो भागकर कमरे में गया तो उसने देखा कि अब नंदिनी उस कमरे में नहीं थी। महेश एक झटके से उठा और उस कमरे से बाहर आया, पर वो गली पूरी तरह से सुनसान पड़ी थी। वो भागता हुआ वापस उसी सड़क पर आया जहां उसकी कार खड़ी थी। उसे लगा शायद नंदिनी किसी काम से या कुछ लेने के लिए कार के पास आ गई हो, पर वहां वो नहीं थी। अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी जिसमें वो नंदिनी को इधर से उधर खोज रहा था। थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाने लगा। नंदिनी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। रोते रोते महेश किसी भी गली में घुस जाता और घूम फिर कर वापस उस मेन सड़क पर आ जाता। हार के वो बीच सड़क पर रोता हुआ खड़ा था कि तभी उसे बाबा की कहानी याद आई।
कैसे एक औरत उस पेड़ के नीचे चली गई थी। अब वो गांव में इधर उधर भागने लगा। मोबाइल के टॉर्च में काफी देर तक भागने के बाद उसे गांव से बाहर जाने का रास्ता दिखा, जो गांव के पास के एक घने जंगल में जाता था। वो उस रास्ते पे भाग रहा था कि उसे आगे एक छोटा सा घना जंगल दिखा। अब महेश की चाल थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि उसे किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। वो ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में हंस रहा हो, और यह आवाज नंदिनी की थी। महेश फिर से भागना शुरू कर दिया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे नंदिनी पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। पेड़ के नीचे कई सारे दिए जल रहे थे। महेश उसके पास गया और उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। नंदिनी के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, और उसका पेट अब काफी ज्यादा फूल चुका था, जैसे वो 9 महीने की गर्भवती हो। नंदिनी की आंखें सफेद हो चुकी थीं, और अब वो नंदिनी नहीं थी। वो लगातार हंस रही थी। महेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आसपास नंदिनी के कपड़े खोजने लगा कि तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़े नर कंकालों पर गई। यहाँ तक कि महेश भी अभी उन नर कंकालों पर ही खड़ा था। महेश नंदिनी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा, पर वो नंदिनी को हिला तक नहीं पा रहा था कि तभी उसने देखा नंदिनी के पेट में एक अजीब सी हरकत हुई, और एक वो अजीब तरीके से हिला, जिसे देख महेश डर गया। तभी महेश को ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई और भी है। वो पीछे मुड़ा तो वहां एक बहुत ही काली सी औरत, जिसके पूरे बाल खुले थे, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और वो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका भी पेट असामान्य तरीके से बहुत फूला हुआ था, और वो अपने पेट को सहला रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। महेश को इतना मजबूर देख वो धीमे धीमे हंस रही थी। महेश उसको देखकर इतना डर गया कि जैसे काटो तो खून नहीं। उसके सामने उसकी हंसती खिलती दुनिया खत्म हो रही थी कि तभी नंदिनी ने चीखना शुरू कर दिया, जैसे उसका पेट अब फट जाएगा। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने ही नाखूनों से अपने पेट को नोचने लगी, और एक झटके से उसने नाखून से अपने पेट को फाड़ डाला। उसके पेट से काले रंग का गाढ़ा खून बाहर बह रहा था। इससे पहले महेश कुछ कर पाता, उसने देखा कि नंदिनी के पेट से एक शैतान सा दिखने वाला बच्चा बाहर आया, जो थोड़ी ही देर में हवा में कहीं विलीन हो गया, और नंदिनी का शरीर अब सूखने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से सूखकर काला हो गया। महेश ये देखकर पीछे की ओर गिर गया, और वो पीछे की तरफ हाथों से ही खिसकने लगा। तभी उसने देखा वो काली यक्षिणी अपने जगह से उठी और हवा में लहराती हुई नंदिनी के शरीर के पास आकर उसमें समा गई। अब उसे नया शरीर मिल चुका था। देखते ही देखते अब नंदिनी एक यक्षिणी में बदल चुकी थी, और वो जोर जोर से हंस रही थी। वो एक झटके से महेश की तरफ मुड़ी और बढ़ने लगी, जैसे आज वो महेश को भी खत्म कर देगी। कि तभी वो बूढ़े बाबा आके महेश के आगे खड़े हो गए, और वो यक्षिणी उस बूढ़े बाबा के शरीर में समा गई। वो यक्षिणी जैसे ही बाबा के शरीर में समाई, वहां पे एक बहुत जोर की रोशनी फैली, और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये सब देखकर महेश बेहोश हो गया। सुबह जब महेश को होश आया, उसकी नींद खुली, तब वहां पे कुछ भी नहीं था। पेड़ के नीचे सिर्फ नर कंकाल थे, और महेश उन्हीं नर कंकालों पे सोया पड़ा था। महेश उठकर वहां से भागना शुरू कर दिया। जब वो गांव में वापस आया तो देखा वहां के सारे घर ऐसे थे जैसे कई साल पहले ही ढह चुके हों। रात में दिखने वाले घर अब ना के बराबर थे, और महेश के कार के पहिए अब ठीक थे। ये सब कुछ उस यक्षिणी का छलावा था। महेश रोता हुआ कार में जाके बैठ गया, और कार में नंदिनी की पड़ी लिपस्टिक, सनग्लासेस और उसका सामान देखकर और भी रोने लगा। उसने कार को स्टार्ट कर दिया। जब वो गांव के छोर पर पहुंचा तो वहां पे वही बाबा खड़े थे। उन्हें देखकर महेश ने गाड़ी रोक दी और बस रोता रहा। बाबा ने कहा, मत रो बेटा, बस अब यहाँ से चला जा। महेश ने पूछा, बाबा वो यक्षिणी आप में क्या वो खत्म हो गई? बाबा ने बोला, नहीं, ना वो मुझे मार सकती है, ना वो कभी खत्म होगी, क्योंकि मैं उसी का बेटा हूँ। इतना बोलकर बाबा हवा में कहीं खो गए। महेश समझ चुका था कि ये बाबा की आत्मा थी, जो पिछली रात से उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। महेश ने अब तक इतना कुछ देख लिया था कि उसे इस बात से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार को वापस स्टार्ट किया और उस गांव से चला गया। और दोस्तों, आज भी भैरवपुर में यक्षिणी का आतंक वैसा ही है। आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर वो अपना पेट सहलाती है और कहती है, तुम भी माँ बनोगी? दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगा, जहाँ पे आप मुझे अपनी राय दीजिएगा, और अगली कहानी आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं वो भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।